गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से भाई एक बार जुड़ जाइए सारे के सारे बच्चे और मेरे को बताइए फटाफट से कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे। तो भाई एक बार फटाफट से जुड़े लाइव और बताइए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सर क्लास क्लियर नहीं है? क्लास बिल्कुल क्लियर है डियर। ऑडियो आ रही है ना? ओके, एक बार जुड़े भाई, सारे के सारे बच्चे जुड़े और मेरे को बताइए कमेंट करके आज किस किस बच्चे की फर्स्ट क्लास है। जिस जिस बच्चे की फर्स्ट क्लास है भाई एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिसकी आज फर्स्ट क्लास है भाई। उसके बाद फिर हम आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए भाई फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में आए सारे के सारे बच्चे, मेरे प्यारे से विद्यार्थी, एक बार कमेंट करके बताएंगे कौन कौन बच्चा लाइव है। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को क्या करने वाले हैं भाई? कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ऑडियो और वीडियो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, अच्छे से विजिबल होंगी डियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। गुड आफ्टरनून भाई सभी मेरे प्यारे बच्चों को, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद आशा करूंगा सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से जुड़े भाई और मेरे को बताएं ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को क्या करेंगे भाई? कंटिन्यू करने वाले हैं। माई फर्स्ट क्लास, चलिए भाई किन किन बच्चों की फर्स्ट क्लास है डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल पॉलिटी को बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्टों के साथ यहाँ पे क्लियर करेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक के साथ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो पढ़ेंगे किसके बारे में? वो पढ़ेंगे हम डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि पार्ट नंबर 4 के बारे में हम पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जिसके अंदर जिक्र हमें मिलता है किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसका जिक्र मिलता है भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी की हम बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का हम क्या करने वाले हैं भाई? जिक्र करने वाले हैं। और आपसे पूछा जाए डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से इनको लिया है, इसकी अगर हम बात करें। हाँ क्लास डेली होगी भाई, डेली आपकी क्लास होगी, ठीक है जी। डेली आपका क्लास होगी भाई, डेली फिक्स आपका शेड्यूल रहेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लगभग ये डेली क्लास का यही टाइम आपका रहने वाला है भाई। चलिए भाई, तो यहां पे हम बात करें डीपीएसपी की, तो कहां से लिए गए हैं भाई? तो आप कहोगे सर ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं भाई? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं भाई? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। हमने इनको अडॉप्ट किया है, किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को, ठीक है जी। अब यहां पे बात करें संविधान के किस आर्टिकल के अंदर इनका जिक्र मिलता है भाई? संविधान का आर्टिकल नंबर 36 से 51। किसकी हम बात करें भाई?
आर्टिकल नंबर 36 से 51 हमें क्या मिलता है भाई, इनका जिक्र मिलता है किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो ये वो अधिकार होते हैं, ये वो अधिकार होते हैं जो किसको दिए जाते हैं, राज्य को दिए जाते हैं। और राज्य क्या कर सकता है, इनको अपनी सुविधा अनुसार इनको क्या कर सकता है भाई, लागू कर सकता है। कैसे भाई, अपनी सुविधा अनुसार इनको क्या कर सकता है भाई, राज्य इनको लागू कर सकता है। ये वो क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं भाई। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, एक व्यक्ति के बारे में आपको ध्यान में रखना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सर BN राव। क्या नाम है भाई, सर BN राव। सर BN राव की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, इसने कहा था कि दो तरह के अधिकार होने चाहिए। इसने क्या कहा था, इस महापुरुष ने कहा था, इसने कहा था कि इसने कहा था कि हमारे संविधान में संविधान में दो तरह के अधिकार होने चाहिए। क्या कहा भाई, इसने कहा कि हमारे संविधान के अंदर दो तरह के अधिकार होने चाहिए। ये बात किसने कहा था भाई, ये बात कही थी जी डियर स्टूडेंट्स, किसने, संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा ये बात यहां पे कही गई। लेकिन हम बात करें यहां पे, तो हमारी संविधान सभा के द्वारा दो प्रकार के अधिकारों को ही जोड़ा गया। एक प्रकार के वो अधिकारी जिनको क्या किया गया, न्यायालय में चुनौती दी गई, और एक वो अधिकार जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो दो तरह की इसने कहा, पहले अधिकार, पहला इसने क्या किया, पहले वे अधिकार जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सके भाई। दूसरी हम बात करें, पहले वो अधिकार जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सके, दूसरे वे अधिकार जिनको न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके भाई। कितने प्रकार के अधिकारों की बात की भाई BN राव ने, BN राव ने कहा कि भाई ज्यादा झंझट कुछ नहीं है, दो प्रकार के अधिकार होने चाहिए हमारे संविधान में, एक तो वो जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सके, और एक वो जिनको न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। तो दो प्रकार के अधिकारों की यहां पे बात की गई, किसके द्वारा, संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा। तो फिर क्या किया गया, हमारे संविधान के अंदर दो प्रकार के अधिकारों को जोड़ा गया। सुनिए ध्यान से, दो प्रकार के अधिकार कौन कौन से हमारे संविधान के अंदर ऐड हुए थे, इनकी हम बात करें, इनकी हम चर्चा करें। तो पार्ट नंबर 3, एक अधिकार तो जुड़े पार्ट नंबर 3 के अंदर, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भाई किस नाम से जानते हैं हम, पार्ट नंबर 3 मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है भाई, मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भाई क्या किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भाई मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा
शक्ति है भाई। पहला ये ऐड कर दिया गया। और दूसरा कौन सा भाई, दूसरा कहां पे ऐड किया गया, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है भाई, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती भाई। तो दो प्रकार के क्या हो गए भाई आपके, ये मौलिक अधिकार हो गए। डीपीएसपी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इनको क्लियर भाई। एक तो मौलिक अधिकार जिनको न्यायालय के अंदर चुनौती दी जा सकती है, और दूसरा डीपीएसपी जिनको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये आपको पता होना चाहिए, दो प्रकार के मौलिक अधिकारों का आपको पता होना चाहिए। क्लियर भाई, फटाफट से नोट करिए डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में। और जो जो बच्चा लाइव है भाई, यहां तक कोई भी डाउट है आपका, कोई गिला शिकवा हो तो फटाफट से एक बार पूछिए डियर स्टूडेंट्स। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो एक क्वेश्चन भाई 100% आएगा आपके एग्जाम के अंदर। फटाफट से भाई कुछ भी पूछना तो एक बार पूछो, फटाफट से कमेंट करो डियर स्टूडेंट्स। लगभग भाई आपके 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे, कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी आएंगे। अब की बार भी आए थे एनटीए के दौरान जो एग्जाम लिया गया था, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के भी आएंगे, उसके हिस्ट्री के भी आएंगे। तो 2 क्वेश्चन यहां से हमने पढ़े भाई। तो देखिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, साथ की साथ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पे आज हमने स्टार्ट करना है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कहां से लिया गया सर, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पार्ट नंबर 4 किसके बारे में बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। सर पार्ट नंबर 4 में कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 से 51 है सर। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, वो अधिकार जिनको राज्य अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो BN राव ने कहा कि हमारे संविधान के अंदर 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए, एक को तो न्यायालय में चुनौती दी जा सके, दूसरे को न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। ये बात यहां पे कही थी भाई BN राव ने। तो फिर क्या किया गया, 2 प्रकार के अधिकार जोड़े गए, पार्ट नंबर 3 के अंदर जोड़ा गया और पार्ट नंबर 4 के अंदर रखे गए। पार्ट नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का जिक्र हमें मिलता है, राज्य के नीति, इसका मौलिक अधिकार जिनको हम न्यायालय के अंदर डायरेक्ट चुनौती दे सकते हैं भाई। और यहीं पे बात करें डीपीएसपी की, तो इनको क्या कर सकते हैं आप, न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते। तो ये 2 प्रकार के अधिकारों की यहां पे BN राव के द्वारा क्या की गई थी भाई, चर्चा की गई थी, BN राव के द्वारा यहां पे बात की गई थी। तो 2 शब्द आपने पढ़े, एक तो मौलिक अधिकार और एक डीपीएसपी। आपसे पूछा जाए सर इन दोनों में अंतर क्या है, सर इन दोनों के अंदर अंतर क्या है बताइए। तो चलिए भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच चुनिंदा अंतरों की हम बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं, एक तरफ तो लिख लीजिए मौलिक अधिकार, किसकी बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। एक तरफ आ गए आपके मौलिक अधिकार, दूसरे हम बात करेंगे भाई किसकी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। सुनिए भाई ध्यान से यहां पे,
चर्चा कर लेते हैं हम इन मौलिक अधिकारों की। एकदम से या फिर प्रभावी रूप से लागू होने वाले अधिकार भाई, ये राज्य की इच्छा अनुसार इच्छा अनुसार लागू होने वाले अधिकार या राज्य सुविधा अनुसार लागू करेगा भाई। ये नकारात्मक होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं भाई, ये नकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक होते हैं भाई। सर दोनों में अंतर, नकारात्मक कैसे होंगे? नकारात्मक होंगे राज्य के अनुसार। राज्य का अनुसार मतलब देश के अनुसार, संविधान के अनुसार। यहां पे देश चाहे या ना चाहे मौलिक अधिकारों को लागू करना पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करें भाई, देश चाहेगा तो लागू करेगा, देश अगर नहीं चाहेगा तो इनको लागू नहीं करेगा। ये होते हैं भाई नकारात्मक, यानी कि ये वाले राज्य के अनुसार नकारात्मक होंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके अनुसार भाई? ये सकारात्मक होंगे राज्य के अनुसार। ये आपको पता होना चाहिए भाई। कमेंट करें, या तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, या आप बिजी इतने हो लिखने में कि आपके पास कमेंट करने का टाइम नहीं है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं बेटा, पीछे वाली है ना क्लास आपकी रिकॉर्डेड डाल रखी है, एक बार वो कर लेना आप आराम से, साथ के साथ वो करते रहना। ये टॉपिक नया था, इसमें टॉपिक पुराना टॉपिक नहीं है कि भाई टॉपिक बीच में से चल रहा है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी इसके अंदर। पीछे वाले टॉपिकों को पढ़ा नहीं तो आगे वाला टॉपिक नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक किसी भी के साथ कनेक्ट नहीं है ये, ठीक है। इसलिए आप सीधा यहां से पढ़ सकते हो, उसको एक क्लास पीछे की लगा लो, एक क्लास आगे की लगा लो, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई भी समझने में अगर आपको इच्छा है, आपके समझने में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो एक बार कमेंट कर दो बेटा। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको असुविधा हो रही है, अगर समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, चल क्या रहा है, तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो आप। रमेश कह रहा सर मेरा बर्थडे है, मेरे को गिफ्ट क्या दोगे? रमेश बेटा, मैं गिफ्ट में सिर्फ आपको दुआएं दे सकता हूं, ठीक है। गिफ्ट में आपको बेहतर से बेहतर मैं कंटेंट दे सकता हूं, ठीक है। गिफ्ट आप हमको दोगे, न कि हम आपको देंगे, ठीक है। आपका ये बर्थडे हम टारगेट लेके चलेंगे कि जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आप सेलिब्रेट करोगे ना, बर्थडे, उस टाइम के आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है। आज एक टारगेट बना लो, दोस्तों के साथ जब सेलिब्रेट करोगे तो एक टारगेट बना लो कि भाई देखो अगले साल जब हम बर्थडे मनाएंगे ना, हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी और मैं आप सभी को गिफ्ट दूंगा। घर वालों के लिए उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। फैमिली वालों के लिए उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता जब आप सिलेक्शन लेके उनके पास जाओ, ठीक है। हमारे लिए उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता जब हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट सिलेक्शन हमें देता है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है।
नहीं बेटा संजय, एक बार चेक करो आप। मैं अभी चेक कर लेता हूं भाई, अभी के अभी चेक की, बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिए मेरे को। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स। मैं भी टेक्निकल टीम से कंफर्म कर लेता हूं भाई क्या किया है। नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है भाई इनको, राज्य अपनी इच्छा अनुसार इनको लागू करवाता है। अभी टेक्निकल टीम फोन नहीं उठा रही भाई। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं इसको, अभी एक बार आप आगे कर लो, बाकी टेक्निकल टीम से कंफर्म कर देंगे कि क्या सीन चला हुआ है ये, ठीक है। तो अभी आप यहां से करिए एक बार सारे के सारे बच्चे, और पीछे वाले टॉपिकों से इनका कोई संबंध नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आपकी पहली क्लास है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पहली क्लास है आपकी, तो पहली क्लास के साथ ही इसको पढ़िए, आपका मान के चलो यहीं से सिलेबस शुरू हुआ है, ठीक है। पीछे वाली रिकॉर्डेड भी मत देखो, मत देखो रिकॉर्डेड भी, जैसे ही ये पूरी होगी हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। पहले वाले टॉपिक हम बाद में करवा देंगे जो पहले हो चुके हैं, ठीक है जी। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है जी। ये नकारात्मक होते हैं किसके अगेंस्ट, राज्य के अगेंस्ट, और ये क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं राज्य के लिए। राज्य के लिए सकारात्मक इसलिए होता है, राज्य इनको अपने हिसाब से लागू करता है भाई, ठीक है। क्लियर है जी। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और आगे बढ़ाएंगे हम, देखेंगे भाई अगले पॉइंट की हम बात करेंगे इसके अंदर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ, क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे अब इनके आर्टिकलों के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में हम क्या करेंगे भाई, प्रयोग यहाँ पे करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 36 से 51, और हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, आर्टिकल नंबर 36 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 36 की हम यहां पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है भाई, ये डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसकी हम बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं राज्य की परिभाषा। हमारे संविधान के 2 आर्टिकलों के अंदर राज्य की परिभाषा हमें प्राप्त होती है, एक तो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर और एक आर्टिकल नंबर 36 के अंदर। राज्य होता क्या है भाई, राज्य की यहां पे हम बात करें पर्टिकुलर इसकी हरियाणा की, पंजाब की, यूपी, बिहार, राजस्थान की हम बात नहीं कर रहे। यहां पे राज्य का मतलब क्या हो सकता है भाई, यहां पे राज्य का मतलब होगा स्टेट, नेशन। क्या होगा भाई, यहां पे राज्य का मतलब होगा स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, राष्ट्र के बारे में बात यहां पे करेंगे। ये जो बच्चे लाइव हैं भाई एक बार कमेंट करके बता दें कि यहां तक सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या है भाई, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे यार ये स्टूडेंट्स।
कमेंट नहीं करोगे तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, बस टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। राज्य की परिभाषा, तो आर्टिकल नंबर 36 यहाँ पे देता है भाई राज्य के अंदर देखिए क्या क्या होना चाहिए। स्वयं की सरकार होनी चाहिए भाई। जैसे हम बात करें भारत सरकार है हमारी सरकार, जी है सर, ये हो गया भाई। अगला पॉइंट, जनसंख्या होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या जी बढ़ बढ़ के है हमारे पास। उसके बाद जमीन की हम बात करें भाई, भूमि की हम बात करें, वो हमारे पास है सर, है। खुद की हमारी जनसंख्या है जी, खुद का हमारे स्वयं की सरकार है हमारी, ठीक है जी। एक मिनट फ्रेंड्स। चलिए भाई, एक बार ये क्लास आप कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। फिर आपकी दोबारा से जो ये नए बैच वाले बच्चे हैं ना, इनकी दोबारा से क्लास होगी सारी की सारी पहली क्लास से ही, ठीक है। तो देखिए भाई, राज्य की परिभाषा, स्वयं की सरकार, जनसंख्या और जमीन की हम यहाँ पे बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो ये अगर ये सारी हैं तो क्या है, हमारा एक राष्ट्र देश है, राज्य है, अदरवाइज हमारा राज्य नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई आर्टिकल नंबर 37 की हम बात करें, चर्चाएं करें। तो आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है भाई, ये बात यहां पे करता है। मोहर सिंह, कुछ कुछ समझ में आ रहा है जी। विनोद, ये दोबारा से स्टार्ट होगी भाई, मेरे को पता नहीं था इस चीज का, ठीक है। मेरे को पता नहीं था तो मैंने क्लास यहां से डायरेक्ट ऑन कर दी, ठीक है। मैंने अभी टेक्निकल टीम से बात की है, ठीक है, उन्होंने मेरे को अभी बताया है, इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, ठीक है। कल से आपकी बिल्कुल फ्रेश एक क्लास आपकी डेमो की डली हुई है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद उससे आगे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए भाई, तो यहां पे हम बात करें राज्य की परिभाषा, स्वयं की सरकार, जनसंख्या, जमीन, ये सारी चीजें होनी चाहिए भाई। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल नंबर
37। किसकी हम बात करते हैं भाई? हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 की। हम यहां पे बात करते हैं, इसकी हम चर्चा यहां पे करते हैं। आर्टिकल 37 पे हम बहस करें ना, तो इसके अंदर क्या है भाई? न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर भाई? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह आपको पता होना चाहिए। किस में बात कही गई? यह बात कही गई आर्टिकल नंबर 37 के अंदर कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर भाई? तो यहीं पे हम थे पहले। आर्टिकल नंबर 36 के अंदर क्या है? परिभाषा। आर्टिकल नंबर 37 के अंदर क्या है? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल नंबर 38 की हम बात करते हैं भाई। किसकी हम बात करते हैं? आर्टिकल नंबर 38 की हम बात करें। समान वेतन समान काम, समान कार्य समान कार्य और समान वेतन भाई। ये कौन बात करता है? आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि समान कार्य होंगे तो समान ही उनके क्या होंगे? वेतन होगा भाई। किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव यहां पे नहीं किया जाएगा। कानून होना चाहिए। कौन सा कानून होना चाहिए भाई? विनोद बताओ बेटा, कौन सा कानून होना चाहिए? ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 39 की हम बात करते हैं भाई। आर्टिकल नंबर 39 की हम बात करें, चर्चा करें, इस पे हम बहस करें अगर, तो समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय समान न्याय निःशुल्क निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी, ठीक है भाई, समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता होगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्टेट का मतलब ही यहां पे राष्ट्र है बेटा। देखिए सुनिए ध्यान से, जो हमारा पॉलिटी है, हमारे संविधान के अंदर जो स्टेट है हमारा, जो हमारा राज्य है, इसका मतलब पर्टिकुलर यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा नहीं है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब ही राष्ट्र होता है। ठीक है, स्टेट का मतलब ही क्या होता है भाई? स्टेट का मतलब ही राष्ट्र होता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? स्टेट का मतलब ही राष्ट्र होता है। उसके बाद आगे बढ़े भाई। आर्टिकल नंबर 40 किसकी बात करें भाई? हम बात करें, चर्चा करें आर्टिकल नंबर 40 की। अगर हम थोड़ी सी बहस करें तो इस पे हम चर्चाएं करें मेरे प्यारे बच्चों। आर्टिकल नंबर 40 आपको क्या कहता है भाई? इसकी अगर हम बात करें तो ये जिक्र करता है किसका? पंचायत का। किसका जिक्र करता है भाई? ये जिक्र करता है पंचायत का जी। पंचायत संबंधित जो ग्राम पंचायत होती हैं उनकी बातें करता है, उनकी चर्चा ये करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंदर, 1992 और 93 के अंदर। 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 93 के अंदर क्या दिया गया था भाई? पंचायत को यहां पे दर्जा दिया गया भाई। कब दिया गया? लिख लीजिए 73वां 74वां
संविधान संशोधन हुआ जी 1992-93 के अंदर, जिसको क्या किया गया भाई, संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा भाई किसको दिया गया, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब चीजों को समझिए, देखिए पंचायत शब्द का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में भी है, लेकिन पंचायतों को लागू कब किया गया, 1992 और 93 के अंदर लागू किया। यानी कि जिक्र तो जिस टाइम पे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को था, लेकिन इंप्लीमेंट कब किया गया सर, इंप्लीमेंट तो अभी तो किया गया 92-93 के अंदर, लगभग 42 साल के बाद इंप्लीमेंट किया है। यानी कि इसका मतलब यही तो है कि 42 साल के बाद राज्य को यह लगा कि ग्राम पंचायतें तो होनी चाहिए। आर्टिकल 40 में सिर्फ पंचायत का जिक्र है कि जरूरत पड़ेगी तो पंचायत का गठन हम कर लेंगे, लेकिन लगा कि भाई अभी जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी कब, 1992-93 में लगा कि ये भाई अब तो क्या होनी चाहिए, पंचायतें होनी चाहिए जी। ये बात यहां पे कही गई थी। क्लियर भाई यहां तक। चलिए डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम बातें कर लेते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं भाई, चर्चा करते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया भाई, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक क्लियर है तो एक बार फटाफट से कमेंट करके मेरे को बताएंगे भाई, और फिर आपकी फर्स्ट डे से ही क्लास होगी, कल से स्टार्ट। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर भाई। ये बात कही गई किसके अंदर, 40 के अंदर। अगला बढ़िए भाई, आर्टिकल नंबर 41 आपको क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 41 की हम बात करेंगे भाई। आर्टिकल नंबर 41 की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार। देखिए, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, काम पाने का कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार यहां पे दिया गया भाई। अब क्या कहा गया कि आप क्या कर सकते हो, हम आपको काम देंगे जी। हम आपको क्या देंगे, हम आपको काम देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य ने कहा कि हम आपको काम देंगे जी। कब दोगे भाई, देंगे, थोड़ी सी शांति रखो। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से जी, बढ़ाते हैं चीजों को अब आगे थोड़ा सा। देखिए, अब जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अब फॉर्म जारी कर दिए भाई ग्रुप डी के। ठीक है, ग्रुप डी के फॉर्म जारी कर दिए, बोले भाई टेंशन मत लो, 15,000 वैकेंसी हम फिल करेंगे, आप तैयारी पे लग जाओ फटाफट से। आप लोग क्या हो गए भाई, तैयारी पे लग गए। अब गवर्नमेंट एग्जाम लेगी जी, कब लेगी जी, लेगी, शांति रखो थोड़ा सा। अब टाइम हो गया जी, 3-4 महीने निकल गए, गवर्नमेंट एग्जाम ले ही नहीं रही है, समस्या होगी भाई। आप सोचोगे यार गवर्नमेंट ने फॉर्म तो भरवा लिया, एग्जाम यार ये ले नहीं रही है, गवर्नमेंट घंटा है, काम की गवर्नमेंट नहीं जी, इसको चेंज कर दो, अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो कहा है भाई, क्या कहा, इसने कहा कि आपको काम पाने का अधिकार, आपको रोजगार का अधिकार है जी, हम देंगे। कब दोगे जी, देंगे यार, शांति बना के रखो। ये बात यहां पे कहते हैं, डीपीएसपी का मतलब ही ये है कि ये आपको काम देगा। कब देगा जी, देगा, थोड़ी सी शांति बना के रखो। आप दबाव नहीं डाल सकते कि भाई अभी के अभी हमें काम दो, अभी के अभी हमें जॉब दो। मान लो ऐसा कोई काम हो गया भाई, ग्रुप डी के फॉर्म भरवा लिए और एग्जाम इन्होंने लिया नहीं, आप चले गए हाई कोर्ट के अंदर और कहा जी देखो ये हरियाणा सरकार अच्छी नहीं है जी, ये एग्जाम ही नहीं ले रही। तो हरियाणा सरकार कहेगी, कोर्ट के अंदर अपनी दलील पेश करेगी कि देखो जज साहिबा, हमारा है ना बजट नहीं है, अभी हमारा अभी बजट नहीं है इनको तनख्वाह देने का, हमारा जिस दिन बजट होगा ना हम क्या कर देंगे, इनको नौकरी दे देंगे।
अब जज बोला यार ये बात तो सही है भाई, इनका बजट ही नहीं है तो पैसा कहां से देंगे, सैलरी कहां से देंगे, इस कारण से क्या नहीं ले रहे हैं, पेपर नहीं ले रहे हैं। तो वही चीज है भाई, ये अपनी इच्छा अनुसार क्या करेंगे, इनको लागू करेंगे। आर्टिकल नंबर 42 भाई, आर्टिकल नंबर 42 का हम चर्चा करें भाई। ये बोले हम आपको काम देंगे लेकिन काम कैसा होना चाहिए भाई, काम अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, ये बात कही भाई। काम कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब आपका हमको काम की डिमांड है तो आप कहोगे सर काम तो देखो अच्छा ही होना चाहिए ना, हमारी इच्छा है, ये दिली इच्छा है कि हम अच्छा काम करें। अब काम आप कर रहे हो तो काम की आपको क्या चाहिए भाई, काम की आपको क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए भाई। और मजदूरी कितनी होनी चाहिए, मजदूरी होनी चाहिए इतनी कि आपका अच्छे से निर्वाह हो सके, जीवन यापन हो सके। तो आप कहोगे निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए भाई, कि आपको जो तनख्वाह मिले ना, सैलरी मिले, वो कम से कम इतनी तो मिल जाए जिससे आपका जीवन यापन हो जाए भाई। मान लो एक छोटे से परिवार में हर रोज का 500 रुपए का खर्च है, महीने के 15,000 रुपए चाहिए। अब आप काम करने जाओगे तो कम से कम ये तो सोचोगे कि भाई मेरे को कम से कम 15,000 रुपए तो मिलने चाहिए जिससे मेरा दाल पानी का काम चल सके। ठीक है जी, चलिए आर्टिकल नंबर 44, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, सारे के सारे इक्वल है भाई, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात कही 44 के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आर्टिकल नंबर 45 की हम बात करें भाई। आर्टिकल नंबर 45 की हम बात करें भाई, इसकी हम चर्चा करें। 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, कितना भाई, 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या होगा, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा भाई। ठीक है जी, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। आर्टिकल नंबर 46 की हम बात करें भाई, चर्चा हम यहां पे करें। SC ST को SC ST को स्पेशल अधिकार दिए गए भाई। ठीक है, SC ST को क्या दिए गए, स्पेशल अधिकार दिए गए भाई। क्लियर जी, पोषक आहार और लोक स्वास्थ्य की बात कही गई भाई। पोषक आहार लोक स्वास्थ्य, पोषक आहार और लोक स्वास्थ्य की हम बात की गई भाई। मद निषेध की बात की गई। ठीक है जी, किसकी बात की जाती है भाई, मद निषेध की बात की गई जी। ठीक है जी,
पोषक आहार, लोक स्वास्थ्य और मद निषेध की यहाँ पे बात कही गई जी। क्लियर भाई। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 46 क्या कहता है? SC ST को स्पेशल अधिकार। 47 क्या कहता है? पोषक आहार, लोक स्वास्थ्य और मद निषेध की ये बात करता है भाई। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 की हम बात करें भाई। कृषि एवं पशुपालन भाई। किसकी बात करता है? कृषि एवं पशुपालन की बात करता है भाई। बात करें यहीं पे आर्टिकल नंबर 48 1A की हम बात करें, इसकी हम चर्चा यहां पे करें। यहां पे क्या है भाई? दुधारू पशु की तरफ ध्यान देना। आर्टिकल नंबर 49 की हम बात करें भाई। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना भाई। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। आर्टिकल नंबर 50 आपको क्या कहता है भाई? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। अलग करना भाई। क्लियर। उसके बाद आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति भाई। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। ठीक है जी। ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे भाई। यहां से कुछ भी पूछना है किसी को पूछ लीजिए भाई। और जो ये नए बैच वाले हैं, ठीक है, इनकी क्लास भाई कल से पहली क्लास से स्टार्ट होगी। वो थोड़ा सा मेरे को पता नहीं था, ठीक है, इस वजह से फिर ये क्लास आपकी हो गई। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मुलाकात करते हैं भाई अगली क्लास के अंदर।